हेलो मित्रों, राजनीतिक दल भाग 2 में आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और आज हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे कि राजनीतिक दल को मान्यता कैसे मिलती है, इनको राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल किस आधार पर ये दर्जा दिया जाता है और राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या हैं तथा राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो राजनीतिक दल हैं आपने पूर्व वीडियो में देखा है कि राजनीतिक दल लोगों के उस सामूहिक संगठन को कहते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार में सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से काम करते हैं। तो चाहे वो भारतवर्ष हो या कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, हर देश में ऐसे राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। कुछ देशों में एक दलीय व्यवस्था है, कुछ जो लोकतांत्रिक देश हैं वो एक दलीय व्यवस्था वाले देश हैं। जैसे चीन का उदाहरण लीजिए। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। यद्यपि वहां दूसरी राजनीतिक दल बनाने की बात है, राजनीतिक दल बना सकते हैं, लेकिन वहां चुनाव में इस प्रकार की स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता का अधिकार नहीं लोगों को, इसलिए दूसरी अन्य पार्टी बनती ही नहीं, क्योंकि उसको पहले से पता है कि दूसरी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। इसलिए एक ही पार्टी की सरकार रहती है, एक ही पार्टी के जो चुने हुए लोग होते हैं उनको निर्वाचन में खड़ा किया जाता है। तो एक पार्टी की सरकार है, एक दलीय व्यवस्था है। भारत जैसे देश जहां बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आप देखते हैं बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो चुनाव में कई बार ऐसा भी होता है किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, कई पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल परस्पर गठबंधन करते हैं और वो सरकार निर्माण करते हैं, तो ऐसी सरकारों को गठबंधन सरकार कहते हैं। वैसे लोकतंत्र में कम से कम 2 दल आवश्यक है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। जिस पार्टी को समर्थन पर्याप्त मिलेगा वो सत्ता पक्ष में रहेगी, अदरवाइज वो विपक्ष में रहेगी। तो लोकतंत्र में 2 पार्टी एक आदर्श व्यवस्था है। 2 दलीय जो व्यवस्था है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यहाँ 2 दल है, द्विदलीय व्यवस्था। तो 2 दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की एक आदर्श व्यवस्था होती है। अब जो पार्टियां होती हैं, इन पार्टियों को मान्यता चुनाव आयोग द्वारा मिलती है। प्रत्येक देश में ऐसे इस प्रकार चुनाव संपन्न कराने के लिए ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग दलों को मान्यता प्रदान करता है। चुनाव आयोग जो राजनीतिक दल हैं इनको इनकी स्थिति के अनुसार राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देता है। चुनाव आयोग के द्वारा इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। प्रत्येक पार्टी का चुनाव निशान अलग होता है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसी पार्टियां जो राज्य स्तरीय दल हैं या जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, इनको कुछ विशेष छूट भी दी जाती है। तो इनको
राज्य स्तरीय दर्जा या राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ठीक, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना एक चुनाव निशान होता है। प्रश्न ये है कि चुनाव आयोग किस आधार पर किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्य स्तरीय दल किसे कहते हैं या राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% और कम से कम 2 सीट। कोई राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में जितने मत पड़ते हैं, इसको बारीकी समझिएगा, विधानसभा चुनाव में जितने वोट पोल होते हैं, जितने मत पड़ते हैं, उनका 6% अगर कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है और कम से कम 2 सीट प्राप्त कर ले, तो ऐसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। ठीक, ये मान्यता कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% मत प्राप्त करे या इससे अधिक प्राप्त करे और कम से कम 2 सीटें उसके पास हों। इसी तरह राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा किसको मिलेगा? चूंकि यहां राष्ट्रीय स्तर की बात है, इसलिए लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या 4 विधानसभा चुनावों में पड़े मतों का 6% और कम से कम 4 सीट जो पार्टी प्राप्त करने में सफल होती है, उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिलती है। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जितने मत पड़े हैं उनका 6% प्राप्त कर ले पार्टी, या किन्हीं 4 विधानसभा चुनावों में पड़े कुल मतों का 6% या दोनों में से कोई, लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% हो या 4 विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% हो, पहली बात। और कम से कम 4 सीटें, 4 एमपी की सीट पार्टी को प्राप्त होनी चाहिए, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाएगा। ओके, अब इस तरह से जो भारत में वर्तमान में ऐसी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कुल कितने हैं? 8। कुल 8 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। भारत में राज्य स्तरीय कई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय ऐसी पार्टियां। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में 750 से अधिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। इतने दल हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल केवल 8। कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, प्रमुख पार्टी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नाम सुना होगा आपने, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी,
एनपीपी, नेशनलिस्ट, नेशनल पीपल पार्टी, जो अभी नॉर्थ ईस्ट की बड़ी नई पार्टी है और पहली पार्टी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। एक है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी का नाम सुना होगा आपने, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में ममता बनर्जी जी इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये पार्टियां, ऐसी 8 पार्टी, इनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। ओके, इसमें से प्रायः 2 पार्टी को आप देखते हैं केंद्र में सरकार बनाते, कभी कांग्रेस सरकार बनती है, कभी बीजेपी की बनती है। कई बार ऐसा भी होता है इन पार्टियों के समर्थन से गठबंधन सरकारें भी बनी है। तो ऐसी सरकारें जो गठबंधन से बनती हैं, कई 2 या 2 से अधिक दलों से बनती हैं, उनको गठबंधन सरकार कहते हैं। क्लियर? आपको भली भांति स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राज्य स्तरीय पार्टी क्या है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन होते हैं, उनको कैसे मान्यता मिलती है। अब हम आगे चलते हैं, राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जो भी राजनीतिक दल हैं सब में कमोबेश परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। पहली चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। दूसरी चुनौती है वंशवाद। तीसरी चुनौती है पैसा व अपराधी तत्वों का प्रवेश। चौथी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने है, वो है विकल्पहीनता की समस्या। विकल्पहीनता की समस्या ये चौथी चुनौती है। ये 4 चुनौतियां सभी राजनीतिक दल फेस कर रहे हैं। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव क्या है? राजनीतिक दलों का निर्माण ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए है, लेकिन राजनीतिक दलों का जो अपना संगठनात्मक ढांचा है, उनकी जो आंतरिक स्थिति है, वही लोकतंत्र का अभाव है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, चीजें पारदर्शी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, कुछ नेताओं के द्वारा ही पार्टी का संचालन होता है। वहां निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लिए जाते, जबकि होना ये चाहिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। जो भी निर्णय हो सभी की सहमति से हो और पारदर्शी हो। तो आंतरिक लोकतंत्र की समस्या सभी पार्टी में है। दूसरी है वंशवाद की समस्या। प्रायः आप देखते हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों में उन पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनके बाद उनके परिवार के लोग ही पार्टी प्रधान का पद प्राप्त कर लेते हैं। ये वंशवाद है। जबकि वास्तविक लोकतंत्र ये है कि जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, उनके बाद ऐसे नेता के हाथ में पार्टी की कमान आए जो अनुभवी हो, योग्य हो, किसी वंश परिवार के कारण उसका चयन ना हो, बल्कि उसकी योग्यता के कारण चयन हो। इसलिए जो ऐसे अनुभवी लोग हैं, जिन लोगों ने पार्टी के साथ बरसों काम किया है, वो ऊपर तक जा ही नहीं पाते। होता यह है कि पार्टी प्रमुख के बाद उसके परिवार का कोई व्यक्ति प्रमुख बन जाता है, और ये स्थिति लगभग सभी पार्टियों में। तो दूसरी चुनौती है वंशवाद की समस्या से निपटना। योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर लोगों को उच्च पद प्राप्त होने चाहिए। तीसरी समस्या है पैसा और अपराधी तत्वों का प्रवेश। आज की जो राजनीति है, उस राजनीति में सत्ता प्राप्त पहला उद्देश्य हो गया है।
स्वस्थ राजनीति का धीरे धीरे अभाव हो रहा है। हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक दल इस प्रयास में रहता है कि किसी भी प्रकार सत्ता प्राप्त हो। उम्मीदवार का चयन जब वो करते हैं, उसी समय से प्रत्याशी चयन से ही दो चीज़ों को प्रमुखता दी जाती है, पैसा और आपराधिक तत्व। क्या प्रत्याशी पैसे वाला है जो पार्टी के लिए फंड दे सकता है, चुनाव के खर्च को उठा सकता है, क्योंकि चुनाव खर्चीले हो गए हैं। दूसरा, अगर वो अपराधी प्रकृति का है तो लोग उसके दबाव में रहेंगे, लोग अधिक उससे सह में रहेंगे और इस आधार पर वो मत प्राप्त कर सकता है। तो प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी के चयन में ऐसे प्रत्याशियों को मौका दे देती हैं जो पैसे वाला हो, आपराधिक जिसकी पृष्ठभूमि रही हो, और इस तरह से आए हुए प्रत्याशी पार्टी में चयनित भी हो जाते हैं, वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं, सरकार में उच्च पद भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पार्टी के लिए एक समस्या है। इनसे निपटना, इन तत्वों को बढ़ावा देना, ये भारतीय राजनीति में एक प्रमुख चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने। क्योंकि एक दल ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारता है तो दूसरे दल की ये कमजोरी हो जाती है, दूसरे दल के लिए बाध्यता हो जाती है कि वो भी इसी प्रकार के व्यक्ति का चयन करे, अदरवाइज वो चुनाव में उसका प्रत्याशी जीतेगा नहीं। तो इसलिए एक पार्टी के निर्णय की वजह से दूसरी पार्टियां भी ऐसे अपराधी तत्वों को अपने पार्टी में संरक्षण देती हैं और उन्हें चुनाव मैदान में उतारती हैं। नेक्स्ट, विकल्पहीनता की समस्या। जब पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट करती है तो ऐसा होना चाहिए कि हर पार्टी के नीति और कार्यक्रम अलग अलग होने चाहिए, जिससे कि उम्मीदवार के चयन में जनता को सहायता हो, जनता हर विकल्प पर ध्यान दे सके। लेकिन आज विकल्पहीनता की समस्या है। प्रायः सभी पार्टियां एक जैसे मुद्दे को दोहराती हैं, सभी विकास, सभी प्रगति की बात करते हैं, सभी सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, सब लगभग एक जैसी बात करते हैं, सबके मुद्दे एक जैसे हैं, मुद्दे अलग अलग नहीं हैं। इसलिए जो जनता है उसके समझ ये समस्या है कि वो किस पार्टी को चुने, क्योंकि मुद्दे तो सभी पार्टियों के एक हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी उम्मीदवार उतारते हैं उनकी नीतियां और कार्यक्रम लगभग एक जैसे हैं, इसलिए उनके सामने विकल्पहीनता की समस्या है और जनता के सामने ऐसे प्रत्याशियों को चुनने की समस्या है। तो ये तो हो गई लोकतांत्रिक पार्टियों के सामने आने वाली चुनौतियां। अब जो ऐसे राजनीतिक दल चुनकर के आ रहे हैं और वो अच्छी राजनीति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे राजनीतिक दलों को सुधारा कैसे जाए? क्योंकि अगर कोई लोकतंत्र जहां इस प्रकार का भ्रष्टाचार है या लोकतंत्र सच्चे अर्थों में नहीं है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार है। जनता की भागीदारी लोकतंत्र में जितनी अच्छी होगी, सरकार उतनी अच्छी होगी। तो अगर लोकतंत्र में कुछ कमजोरियां हैं, लोकतंत्र में कुछ परेशानियां हैं, तो इसके लिए जनता को आगे आना होगा और ऐसे राजनीतिक दलों को सुधारना होगा। अगर लोकतंत्र में कुछ कमजोरियां हैं तो राजनीति और ज़्यादा करनी होगी, तभी लोकतंत्र स्वस्थ हो सकता है। तो लोकतंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है, राजनीतिक दलों के ऊपर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, आइए हम देखते हैं। राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जाए। हमने अभी आपसे बताया कि अगर ज़्यादा खराब राजनीति है, राजनीति अगर खराब हो जाए तो उसका उपचार क्या है? ज़्यादा राजनीति। ज़्यादा राजनीति किया जाएगा तब राजनीति स्वच्छ होगी, बेहतर राजनीति, गुड गवर्नेंस, बेहतर राजनीति होगी तो राजनीति स्वच्छ होगी। राजनीतिक दलों की जो ये कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों के ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए, सरकार भी चिंतित है और सरकार ने इसके लिए एक बड़ा सख्त कदम उठाया है, दल बदल कानून।
भारत जैसे देश जहां बहुत सी पार्टियां हैं, कई बार पार्टी प्रत्याशी निर्वाचित होकर के आते हैं और वो अपनी पार्टी से अलग होकर के दूसरे दल के साथ मिल जाते थे। इसलिए इस व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए दल बदल कानून लागू कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी प्रत्याशी अपने दल को छोड़ करके अलग नहीं जा सके, और अलग जाता भी है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब प्रत्याशी को दूसरे दल में जाने का मतलब वो जिस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको धोखा दे रहा है। वो जिन नीतियों और कार्यक्रमों पर चुन करके आया, उन नीतियों और कार्यक्रमों को छोड़ करके दूसरी पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों के साथ सहमति व्यक्त कर रहा है। इसलिए पहला सख्त कानून बनाया गया कि दल बदल कानून, जिससे कि कोई पार्टी का प्रत्याशी दूसरी पार्टी में शामिल ना हो सके। नेक्स्ट, जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति और अपने ऊपर चल रहे जो आपराधिक मामले हैं, इनका शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र पर इनको देना पड़ेगा कि कौन से उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी संपत्ति क्या है, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिले। तो दूसरा कदम चुनाव आयोग ने उठाया कि प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, उनके ऊपर चल रहे आपराधिक मामले व समस्त व्यक्तिगत जानकारी उनको देना पड़ेगा। ठीक, जिससे कि ऐसे जो आपराधिक तत्व वाले लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। नंबर 3, पार्टियों को कैसे सुधारा जा सकता है? प्रत्येक राजनीतिक दल को आंतरिक चुनाव कराना अनिवार्य। राजनीतिक दल आंतरिक चुनाव नहीं कराते, संगठनात्मक चुनाव नहीं कराते, तो यह आवश्यक कर दिया गया कि प्रत्येक राजनीतिक दल को जो अपनी पार्टी के अंदर के चुनाव हैं, पार्टी प्रत्याशियों का चयन है, उसको करवाना आवश्यक है समय समय पर। नंबर 4, प्रत्येक राजनीतिक दल अपना आयकर रिटर्न भरेगा, अपनी आय व्यय का ब्यौरा देगा, उसको कहां से पैसा मिला, क्या खर्च हुआ, वो पूरा आय व्यय का ब्यौरा प्रत्येक राजनीतिक दल प्रस्तुत करेगा। ये जो 4 ऐसे ठोस प्रयास हैं जिससे कि ऐसे राजनीतिक दलों के कार्यों के ऊपर रोक लगाया जा सके, सरकार ने ये प्रयास किया है। और प्रयास क्या हो सकते हैं? कुछ अन्य प्रयास मैंने बताया कि एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी हो सकता है जब जनता की भागीदारी हो। जनता ऐसे राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के लिए, अगर कोई राजनीतिक दल अच्छा काम नहीं करता है तो उसको पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के द्वारा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया के द्वारा दबाव समूह प्रदर्शन करके उसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। तो जनता इन उपायों के द्वारा राजनीतिक दलों के ऊपर लगाम लगा सकती है। ठीक, इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह है कि महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हो। प्रायः राजनीति में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कम है, तो एक ही सुझाव है कि राजनीतिक दलों को महिलाओं को भी स्थान देना चाहिए। कम से कम 1/3 स्थान तो महिलाओं के लिए रिजर्व हुई, लेकिन प्रायः राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं है। एक सुझाव यह है कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कि जो ये चुनाव में भ्रष्टाचार है, अगर चुनाव का व्यय सरकार उठाए,
हर राजनीतिक दल का जो चुनाव का खर्च है वो सरकार उठाए। जैसे बैनर, पोस्टर, फोन, गाड़ियों में जो डीजल पेट्रोल है, जो ये सब खर्च होता है उसको सरकार उठाए और हर पार्टी को उसके राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के अनुसार उसको ये सुविधाएं दी जाएं, तो जो चुनाव में भ्रष्टाचार होता है उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनके द्वारा भी इनको नियंत्रित किया जा सकता है। अब इन सुझावों के द्वारा अगर राजनीतिक दल को नियंत्रित कर लिया जाए तो राजनीति में काफ़ी पारदर्शिता की संभावना है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे सामाजिक सोच के जो लोग हैं उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी रचनात्मक कोशिश ये होनी चाहिए, जो स्वच्छ राजनीति के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि राजनीति स्वच्छ हो, ऐसे लोगों को अपना नया दल बनाना चाहिए और वो अपना नया दल बना करके चुनाव मैदान में आए और देश की राजनीति को एक स्वस्थ राजनीति की ओर ले जाएं। ये बड़ी एक सार्थक पहल है कि अगर राजनीतिक दल किसी भी सुधार के लिए तैयार नहीं होते, इनमें अपेक्षित सुधार नहीं आता, तो जनता की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसी समान सोच वाले लोग जो राजनीति को स्वच्छ करना चाहते हैं वो अपना एक नया दल बनाएं और चुनाव मैदान में उतर करके नई सरकार का गठन करें और देश की राजनीति को शुचिता की ओर ले जाएं, स्वस्थ राजनीति की ओर ले जाएं। ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक दलों को नियंत्रित किया जा सकता है और उनको सुधारा जा सकता है। सरकार ने जो ऊपर के 4 बिंदु हैं मैंने बताए, सरकार ने ये प्रयास किए हैं और ये जो दूसरे अन्य सुझाव हैं, इन प्रयासों के द्वारा भी आज राजनीतिक दल कहीं ना कहीं नियंत्रित होते हैं। तो मित्रों, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या हैं, ये आपने देख लिया। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।